अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑक्टेट रूल के लिमिटेशंस के बारे में। जैसे जो जीएन लेविस ने हम ऑक्टेट रूल को थ्योराइज्ड किया था, बताया था, तो उसमें कुछ ना कुछ कमी निकली जिसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे जिनको हम समझना है ताकि हमको एक आइडिया मिल जाए कि क्यों फर्दर आगे थ्योरीज़ का ज़रूरत पड़ी। जैसा कि हमने बिगिनिंग में बताया था कि इस वीडियो में या इस चैप्टर में हम लोग बहुत ढेर सारे थ्योरीज़ के बारे में पढ़ेंगे ना। तो दूसरी थ्योरीज़ क्यों आई वो किस पर डिपेंड करेगा, इस ऑक्टेट रूल के फेलियर पे। ठीक, तो सबसे पहला जो इसका ऑक्टेट रूल का फेलियर है वो हाइड्रोजन का ही है। ठीक है, हाइड्रोजन जो है डुप्लेट पूरा करके स्टेबलाइज हो जाता है। मतलब जैसे ये हमारे पास एक हाइड्रोजन इस तरह से करके अपना ये डुप्लेट पूरा करता है और एग्जिस्ट करता है। ऑक्टेट रूल क्या कह रहा है कि 8 इलेक्ट्रॉन होना कंपलसरी है, जो कि इसमें नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह की कोई स्पीशीज़ हो जिसमें डुप्लेट वाली बात हो रही हो तो ये फेलियर ऑफ ऑक्टेट रूल में शामिल होती है। ठीक है ना। इसी तरह से और भी बात करें तो जैसे कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड यानी इलेक्ट्रॉन की कमी वाले कंपाउंड्स। ठीक, तो जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, हमारे पास आ जाता है BeCl2। ठीक है, या फिर अगर बात करें हम और तो BF3 हो गया या फिर AlCl3 हो गया, इस तरह के कंपाउंड। ठीक है, अब ज़रा BeCl2 को ज़रा देखिए। तो BeCl2 के बेरिलियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 एटॉमिक नंबर होता है, 2 इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन के कितने होते हैं? 7 होते हैं आउटर मोस्ट में। ठीक है, तो हम अगर 7 को बना लें तो कुछ इस तरह से इधर भी क्लोरीन बना लेते हैं 7। ठीक है, तो ज़रा नोटिस करिए, क्लोरीन का तो ऑक्टेट पूरा है, सही है, ऑक्टेट फॉलो कर रहा है सर, बिल्कुल फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर हम बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम के पास क्या हो रहे हैं? सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो इस केस में भी ऑक्टेट रूल जो हो रहा है क्या हो रहा है? ब्रेक कर जा रहा है। ठीक है ना, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड, क्योंकि इनके जितने भी सेंट्रल एटम होते हैं या मेन एटम जो होता है उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। ऐसे एल्युमिनियम के साथ, एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ, ऐसी बोरॉन फ्लोराइड के साथ, सबके साथ होता है। ठीक है, या इसमें और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो लिथियम क्लोराइड हो गया या बेरिलियम हाइड्राइड हो गया। ठीक है, या फिर बेरिलियम क्लोराइड हो गया, सॉरी बोरॉन क्लोराइड हो गया। इस तरह की चीज़ें अगर हैं तो ये सारी क्या होती हैं? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज़ होती हैं जो कि ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रही होती हैं। और अगर आप इनका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप इसमें नोटिस करेंगे कि क्या हो रहा है? फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है ना। इसी तरह से कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स। ओके, या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ भी बोल सकते हैं, कंपाउंड भी। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ जो होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हम इसका ले लेते हैं, जैसे PCl5। ओके, PCl5 ज़रा फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम इन पाँचों को इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा सा दूर दूर। क्लोरीन, 5 क्लोरीन लगा है, तो क्लोरीन की बात करें तो हमारे पास क्लोरीन के कितने हो गए? 7। ठीक है, इस तरह से अगर आप सबको बना दें तो आप नोटिस करेंगे कि क्लोरीन तो अपना ऑक्टेट पूरा कर ले रहा है, लेकिन जब फास्फोरस की बारी आती है तो फास्फोरस जो होता है इसमें कम से कम कई सारे, बहुत ज़्यादा, मतलब मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लगभग 10 के करीब चले जाते हैं। ठीक है ना, सारे क्लोरीन को अगर हमने ड्रॉ किया तो इसका जब हम ऑक्टेट बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनता है कि 10 इलेक्ट्रॉन्स लगभग के हो जाते हैं। ठीक, अब ये 8 से ज़्यादा हुआ, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड। ठीक है ना, तो ये भी जो है ऑक्टेट रूल का क्या है? फेलियर है। इसके बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल, जैसे एक PCl5 ही हो गया हमारा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो SF6 हो गया। ठीक है, इसके अलावा किंग ऑफ द एसिड जिनको हम लोग H2SO4 बोलते हैं, ये भी जो है क्या होती है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ होती है। ठीक है, अच्छा, इन स्पीशीज़ का एक और नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपर वैलेंट कंपाउंड्स। हाइपर वैलेंट का मतलब बहुत ज़्यादा वैलेंसी वाला। ठीक है ना, हाइपर वैलेंट कंपाउंड्स मतलब ये, इनका जो सेंट्रल एटम होता है वो क्या कर रहा होता है? ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा होता है। तो ये सारे फेलियर बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है ना, जिनको हम लोग बोलते हैं क्या? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी बोलते हैं इनको। ठीक है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी बोलते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है NO हो गया, या NO2 हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, या NO हो गया। ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो हैं ये क्या होती हैं? ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करती हैं, लेकिन ये एग्जिस्ट करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल NO की बात करें तो हमारे पास NO का कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है, ये एग्जिस्ट करता है लेकिन ये ऑक्टेट रूल फॉलो
नहीं कर रहा। ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट पूरा है लेकिन नाइट्रोजन का नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन स्टिल दिस एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करता है। ऐसे ही अगर हम NO2 की बात करें तो हमारे पास कुछ इस तरह की स्पीशीज़ मिलती है, ठीक है, कुछ ये, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, ये NO2 होता है तो ये भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जिसको बोलते हैं हम लोग, लेकिन ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा। अगर आप नोटिस करें तो इस ऑक्सीजन की बात करें इधर वाले की, तो इसका ऑक्टेट पूरा है, इसका भी पूरा है, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन का नहीं पूरा है, ठीक है, नाइट्रोजन में 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, हमारा ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ हैं, ठीक है ना। तो ये भी जो है हमारा ऑक्टेट रूल का फेलियर है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे कहा गया था कि इनिशियली कि नोबेल गैस जो होती है, नोबेल गैस वो स्टेबल होती है क्योंकि उनके ऑक्टेट कंप्लीट्स होते हैं, ठीक है ना, उनका ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है। लेकिन जब फर्दर रिसर्चेज हुई और भी डिस्कवरीज हुई तो हम नोटिस किया गया साइंटिस्टों के ज़रिए कि XeF2 हो गया या XeF4 हो गया या XeF6, इस तरह के कंपाउंड भी एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि यहाँ जीनॉन है, जीनॉन क्या है, नोबेल गैस है, स्टिल ये कंपाउंड बना रही है। तो इसके बारे में भी ऑक्टेट रूल जो है फेल कर जाता है, ठीक है ना। ये बनते हैं, इनको बनाया भी जा सकता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ इन केसेस में, जब ऑलरेडी जब ऑक्टेट फिल है तो कहाँ से बॉन्डिंग होगी, कहीं जगह होनी चाहिए ना, तो इन सब का एक्सप्लेनेशन जो है ऑक्टेट रूल के थ्रू नहीं दिया जा सकता, ठीक है ना। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ऑक्टेट रूल जो है शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताता कि कैसा मॉलिक्यूल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, इसका छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास वाटर है, ठीक, वाटर ऐसे होगा या वाटर ऐसे होगा या इस तरह से होगा या इस तरह का होगा, किस तरह का वाटर होगा इसके बारे में ऑक्टेट रूल कोई भी बात नहीं करता। बताता तो है कि ये स्टेबलाइज होगा ऑक्टेट पूरा करके अपना ऑक्सीजन, लेकिन कैसा शेप होगा इसके बारे में भी कोई डिस्कशन नहीं आती, ठीक है ना। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इसकी स्टेबिलिटी, कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, स्टेबल होगा कि नहीं होगा, या फिर क्या एनर्जी होगी उसकी, इसके बारे में भी ऑक्टेट रूल कोई भी इन्फॉर्मेशन हमको नहीं देता है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि N2- एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, He+ एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, He2+ एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन हमको नहीं मिलती। हम इसका ऑक्टेट वगैरह तो देख सकते हैं लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। तो इसी वजह से, इन सब फेलियर की वजह से, शेप्स की वजह से, नोबेल गैस कैसे कंपाउंड बना रहे हैं या ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ कैसे कैसे बनती है, एग्जिस्ट करती है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ या डिफिशिएंट स्पीशीज़ कैसे एग्जिस्ट करती है, इसके बारे में ऑक्टेट रूल कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। दैट इज़ वाई इट बिकम लिमिटेड, यानी कि ये फेल कर गई, ठीक है ना। तब इसके बाद फिर और थ्योरीज पुट फॉरवर्ड हुई जिनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो सही लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू।